तो जब दो पार्टिकल सॉलिड स्टेट में या कहीं पर भी आप मान लीजिए अगर एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने क्लोज आ सकते हैं, तब उनके सेंटर के बीच की दूरी जो होती है उसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं इसको। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। इसी का नाम क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ से लेकर के ये जो पूरी दूरी है, राइट, इसी का नाम क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी को हम डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? डी से लिखते हैं। यानी डायामीटर ही एक तरीके से हो गया। तो डी को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? इसी को डायामीटर कह लीजिए आप। ठीक है, इसी को आप डायामीटर कह लीजिए। क्लियर है? या इसी को आप कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी बोल सकते हैं इसको। क्लोजेस्ट अप्रोच यानी इससे क्लोज नहीं आ सकते। या इसी को देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्लस हो और एक माइनस हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम इंटर आयनिक डिस्टेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटर आयनिक डिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको। इंटर आयनिक डिस्टेंस भी कह सकते हैं। अला आइडियल कंडीशन में हमने दोनों की रेडियस को सेम माना है ना। यानी जब डी हमसे कहा जाएगा तो डी का मीनिंग हम ये समझेंगे कि हम डी उन दो पार्टिकल्स को ले रहे हैं जो दो पार्टिकल्स आपस में क्लोज हैं। ठीक है, उन्हीं को हम डी कहते हैं प्यारे बच्चों। समझ में आ गया डी और आर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? राइट। अगर आपको डी क्लियर हो गया है तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी? ए की बात करते हैं बेटा। क्योंकि हमारे सॉलिड स्टेट में जितने भी यूनिट सेल हैं सारे क्यूबिक जैसे होते हैं, उनका क्यूब जैसा शेप होता है, जनरली क्यूब जैसा शेप होता है ना। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई इस तरीके का कोई यूनिट सेल बना है, ठीक है, तो इसमें क्यूब में सारे जो एजेज होते हैं सेम होते हैं, है ना बेटा। तो एजेज के लेंथ को ए कहा जाता है। ए क्या होता है? सिंपली एज का लेंथ होता है बच्चों। ठीक है, किसी एक एज को ले लीजिए, क्योंकि क्यूब में बाइलक क्या होता है? सारे एज बराबर होते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन अगर किसी में बराबर नहीं है तो डिफरेंट तरीके के एजेज बनेंगे। ठीक है, ये ए जो आपके पास होता है, इसी ए को क्या कह सकते हैं हम लोग? एज लेंथ। क्या कहेंगे बेटा? एज लेंथ कहते हैं इसको, है ना। इसको एज लेंथ कहेंगे, या कई बार इसी को हम क्या बोलते हैं? एज लेंथ को लैटिस पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लैटिस पैरामीटर बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, या कई बार हम लोग इसी का नाम दे देते हैं क्या? इंटरसेप्ट। क्या नाम देते हैं? इंटरसेप्ट देते हैं इसका नाम। ठीक है, और इसको हम ए से लिख देते हैं। किससे लिखते हैं? ए। तो हमारे पास तीन वेरिएबल्स हो गए, यानी तीन चीजें हो गई हैं। एक ए है, दूसरा डी है और तीसरा क्या है? आर है। इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप हम डिफरेंट तरीके के जो यूनिट सेल हैं उनमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, यानी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको? एससीसी को देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा? एससीसी को देखते हैं। जो आपके पास एससीसी होता है, जिसको आप प्रिमिटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव होने की पहली शर्त क्या है? कि पार्टिकल केवल कहाँ होने चाहिए? कॉर्नर पर होने चाहिए, और कहीं पर पार्टिकल होने नहीं चाहिए, तो भी वो प्रिमिटिव कहलाएगा, है ना। प्रिमिटिव होने की शर्त क्या है? कि कॉर्नर वाले लैटिस पॉइंट पर ही पार्टिकल हो, और किसी लैटिस पॉइंट पे पार्टिकल ना हो, तो उसको प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव का मतलब जो बहुत पहले आया हो, राइट, यानी सबसे पहले पार्टिकल कॉर्नर पे जाते हैं इनके हिसाब से। अगर ये बात बिल्कुल हम मान लेते हैं तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो कॉर्नर पर ही केवल हैं। और मैं यहाँ एक एजम्पशंस लेता हूँ कि ये जो कॉर्नर के पार्टिकल हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? टच कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स इस वाले पार्टिकल को टच कर रहा है, तो इस वाले कॉर्नर पे पार्टिकल है, राइट। अगर ऐसा है बिल्कुल, और इनको आप मान के इनकी लेंथ या इनकी जो हाइट है या जो डायमीटर है सब सेम है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, भले इमेज में आपको कम दिखे या छोटा दिखे। ठीक है, या आप ऐसा कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ओके बेटा, इसे थोड़ा सा आप बड़ा बना लीजिए। देखिए, दैट इज लगभग मैंने क्या करा? हाफ ले लिया इसको, है ना। दूसरा मैं जो लूंगा ये भी क्या करेगा? जो कॉर्नर पर ही होगा इसको टच करेगा, है ना, इसको टच करेगा कुछ इस तरीके से। ये दो पार्टिकल्स, बाकी इस कॉर्नर वाला पार्टिकल इसको टच कर रहा है, ऐसे सारे टच करेंगे, लेकिन मैं सारे को बना नहीं रहा हूँ। क्या बनाना है मुझे? एससीसी बनाना है। पार्टिकल यहाँ पर भी हैं, पार्टिकल यहाँ पर भी हैं, पार्टिकल यहाँ पर भी, सब जगह पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स
अलोंग द एजेज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, टच कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने दो को ही प्रदर्शित किया यानी दिखाया है। ठीक है, इसी को आप क्या कहेंगे, SCC कहेंगे। ये सब्जेक्टिव में भी आ जाता, ऑब्जेक्टिव में आ जाता। SCC का एक नाम क्या है, प्रीमिटिव है ना, प्रीमिटिव सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बोलते हैं इसमें। इसलिए जेड बताना जरा क्या होगा। तो आप कहते हैं सर कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन केवल कितना होता है, 1/8। तो अगर 8 कॉर्नर पे पार्टिकल हैं तो कंट्रीब्यूशन मिला के क्या होगा, 8 इंटू 1/8 यानी कि 1 हो जाएगा। राइट, चलिए मैंने आपको समझा दिया है कि ए क्या है, आर क्या है, सब कुछ। तो ये वाली चीज तो आर है ना, और ये क्या है, आर है। क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब में बिना सोचे या बिना समझे भी हम बोल सकते हैं कि भैया ये जो दूरी है पूरी की पूरी यही ए है और यही आर भी है। क्यों, यहाँ पर जो ए है वही क्या है, डी है। जो ए है वही क्या है, डी है। ये पूरा ए भी है और इसी को हम क्या कह सकते हैं, डी भी कह सकते हैं। तो बाई लक अब की बार आपका ए और डी क्या है, सेम है। क्यों, फिर से मैं समझा देता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। ये डिस्टेंस ए क्यू कहलाता है। ये ए क्यू है क्योंकि लैटिस का पैरामीटर है, हर एज ए है यहाँ पर। ठीक है, और जो दोनों पार्टिकल्स आपस में टच कर रहे हैं उनके सेंटर के बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि SCC के केस में ए क्या हो गया है मेरा, ए बराबर हो गया किसके, डी के। ए डी के बराबर हो गया और डी किसके बराबर ऑलवेज होता है, 2r के बराबर होता है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं सर कि a/2 इज इक्वल टू भी क्या, d/2 इज इक्वल टू बी आर। ये एक यूनिक रिलेशन आपको मिलेगा किसके केस में, SCC के केस में एक यूनिक रिलेशन मिल जाएगा। जेड आपको पहले से ही मिल गया है। इसका एग्जाम्पल ढूंढना चाह रहे हैं आप, तो इसके एग्जाम्पल अगर एलिमेंट में ढूंढेंगे तो केवल एक ही एग्जाम्पल है ना। क्या नाम है उसका, बताओ जरा, पोलोनियम। ठीक है, वैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, सीजियम क्लोराइड इसका शानदार एग्जाम्पल है। सीजियम क्लोराइड BCC नहीं है, क्या है, SCC है। इसे आप याद कर लीजिए, रट लीजिए या समझ लीजिए, तीनों तरीके से आप कर सकते हैं बात। ठीक है, क्लियर है बेटा, रिलेशन समझ में आ गया है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि इसमें आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए, क्या बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो भी बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल सराउंड करते हैं। तो आप देखोगे इस पार्टिकल से सबसे पास में एक पार्टिकल यहाँ है तो इसके पीछे भी एक पार्टिकल होगा, वैसे एक पार्टिकल नीचे है तो एक पार्टिकल इतनी दूरी पर ऊपर भी होगा। तो 4 ही हो गए, एक यहाँ है तो एक यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके ज़्यादा का सीखना है तो यूट्यूब पे मैंने 5 कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के दिखाए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर इसने मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक बात है, चलिए देखिए, अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं, किसकी, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा मैं इसका, तो ये क्या होगा, टोटल पार्टिकल कितने हैं, 1 है ना, और एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा, तो ये होगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। राइट, और इस पूरे क्यूब का क्या वॉल्यूम होगा जी, इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, अरे ए क्यूब होगा, नहीं होगा, इसका ए क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, यानी ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, है ना। अगर ये ए क्यूब हो जाएगा टोटल और इंटू आप क्या करोगे, 100 करोगे, तो जरा सॉल्व करके देखो क्या आएगा। तो आप कहोगे सर इसको आप लिखेंगे ऊपर 4/3 पाई r क्यूब और नीचे क्या बनेगा, ए की जगह पर हो जाएगा 2r, तो ए क्यूब मतलब 2r का क्यूब, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8r का क्यूब हो गया, है ना, इंटू 100 हो गया, r क्यूब से r क्यूब गया तो क्या बना, जरा बताओ भाई। तो यहां से क्या हो गया, ये हो जाएगा पाई, पैकिंग फ्रैक्शन जो मेरा आया वो आया क्या, पाई/6 इंटू 100, यही बनेगा ना, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 314/6। ठीक है सर, सॉल्व कर लीजिए जरा, आएगा कितना, 52.4%। यानी इस लैटिस में अगर 100 मीटर स्क्वायर का एरिया होगा तो ओनली 52.4 मीटर स्क्वायर एरिया ही पार्टिकल ऑक्युपाई करेंगे, बाकी क्या होगा, खाली होगा। राइट, इसका मतलब ये अरेंजमेंट पुअर है, ये स्टेबल अरेंजमेंट नहीं है।
क्लियर हो गई बात इतना? हेलो बच्चों, कमेंट कर दो, समझ में आ रहा है? ओके ओके बेटा, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, सब कुछ। एससीसी को प्रिमिटिव कहते हैं। एससीसी का मतलब पार्टिकल केवल कॉर्नर पे होंगे। कॉर्नर पे, इस कॉर्नर का पार्टिकल इसको टच कर रहा है, इस कॉर्नर का इसको टच करके मैंने दिखा ही दिया है, ठीक है? और टोटल 8 पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है बेटा, तो 8 इंटू 1/8 क्या हो गया? 1 हो गया, राइट? जितने भी 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं, उनमें से केवल पोलोनियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एससीसी नेचर का होता है, एससीसी यूनिट सेल रखता है, बाकी सारे नहीं रखते हैं। और एलिमेंट ऑफ सीजियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, ये भी क्या होता है? एससीसी होता है, हालांकि दिखने में बीसीसी जैसा होता है, राइट? अब मैंने कहा ये दोनों पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं, तो इनके यहाँ से का पार्ट, इसका रेडियस है, यहाँ ये भी रेडियस है, तो रेडियस और रेडियस को जोड़ो तो डायमीटर हो जाता है। मैंने कहा था डी को डायमीटर कह सकते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्टेंस आप क्लोजेस्ट अप्रोच कह सकते हैं, और साथ में साइड को ए भी कहते हैं। तो यहाँ पे बाई लक ए और डी बराबर हो गए, और डी किसके बराबर है? 2r के, तो यहाँ पर ए इक्वल टू डी इक्वल टू 2r कह सकते हैं हम लोग, यानी a/2 इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू br। हेलो, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है कि एक पार्टिकल के कितने पड़ोसी हैं सेम डिस्टेंस पर। तो मान लो इस पार्टिकल को मैंने ले लिया, तो इससे सेम डिस्टेंस पर ये आ गया, जितना आगे एक है उतने पीछे पर भी एक होगा, तो 2 इस लाइन में हो गए। ऐसे जितना नीचे है उतना ऊपर पर भी एक होगा, तो 2 यहाँ पर भी हो गए, जितना इधर है उतना इधर हो गया, तो 6 हो गए हमारे टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं है? ओके बेटा जी। अगला क्या है? बीसीसी। क्या है? बीसीसी। ये 3 को ही पढ़ना आपको सिलेबस में, वैसे बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं, ठीक है, नेट वाले बैचेज में। बीसीसी है ना, बीसीसी को हम बोलते हैं क्या? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। बॉडी सेंटर्ड है ना, क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल्स, ठीक है बेटा? इसमें जो जेड होगा 8 कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, नो डाउट, प्लस एक बॉडी सेंटर पे होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है? इसका सबसे शानदार जो एग्जाम्पल है ना, वो है यूरोपियम है। क्या है? यूरोपियम पूछा जा चुका है, कहाँ पर? CSIR में। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको। अगर मैं इसको बनाऊं आप लोगों के सामने, तो आप देख पाएंगे ये क्यूबिक सिस्टम हमने बना लिया है ना? क्या क्यूबिक सिस्टम बना लिया हमने? ऐसा। अब क्या है, अब की बार केवल वह पार्टिकल टच करेंगे, देखो कॉर्नर वाला पार्टिकल कॉर्नर को टच नहीं करेगा इस बार, ठीक है? कॉर्नर वाला पार्टिकल कॉर्नर को टच नहीं करेगा। कौन सा पार्टिकल टच करेगा भाई? तो जो पार्टिकल आपका यहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर पर है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, नो डाउट, ठीक है? वैसे ही एक पार्टिकल कहाँ होगा? यहाँ पर भी होगा, है ना? इस वाले कॉर्नर पे है ये, ठीक है? और एक पार्टिकल क्या होगा? इन दोनों के बीच में आएगा बेटा। इस तरीके से पार्टिकल्स, क्लियर है? ये पार्टिकल बीचों बीच बॉडी सेंटर पे है, ये कॉर्नर पे और ये कॉर्नर पे है। तो अब की बार अगर मैं आपसे कहूँ कि सर इस वाले पार्टिकल का जो रेडियस है, बिल्कुल ये तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए आप, ठीक है? चलो अभी मैं इसी को मान लेता हूँ, ये आर हो गया, या सॉरी
ये पूरा आर हो गया इसका, तो इसको भी सेम मानेंगे तो ये भी आर हो गया हमारा, है ना। ऐसे ये भी आर हो गया बेटा, और ये भी क्या हो गया, आर हो गया। तो कितने आर बने बताओ जरा एक बार, कितने आर हो गए। एक आर इसका है, एक आर इसका, सबको सेम हमने रेडियस का माना हुआ है, ठीक है। एक आर इसका है। तो ध्यान से देखो बेटा, केवल सेंटर से लेके सेंटर के बीच की दूरी कितनी होती है, डी होती है। तो इतना दूरी डी हो गया ना, तो इतना दूरी भी डी हो जाएगा, यानी 2d। क्या बेटा, 2d इज इक्वल टू क्या हो गया, अरे बोलो, 4r। 4r हो गया। अब ए के साथ रिलेशन क्या बनेगा, ए के साथ रिलेशन चाहिए। तो अगर ये आपका ए है ना बेटा, और ये भी ए है, और ये भी ए है, तो इस हिसाब से मुझे बॉडी डायगोनल चाहिए। क्या चाहिए, बॉडी डायगोनल्स। तो बॉडी डायगोनल को निकालने के लिए अलग से बना देता हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए ये आपके पास मैंने क्यूब बना, हेलो बेटा, है ना। बॉडी डायगोनल को अलग से सॉल्व कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखो बेटा, ये भी ए है, क्यूब के अंदर सारे लेंथ हम सेम मानते हैं, जो कि परफेक्ट क्यूब बना नहीं है, लेकिन आप मानेंगे कि क्यूब है बस। अगर ये ए हो और ये भी ए हो, है ना, तो ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2a। अरे बोलो, √2a हो जाएगा। और ये भी a है, ठीक है। और मैं इस बॉडी डायगोनल को निकालना चाह रहा हूँ, इस पूरे पॉइंट को, इसको पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को निकालना चाह रहा हूँ, दैट इज। तो क्या √3a होगा, नहीं होगा, हेलो, √3a हो जाएगा ना। ऐसा पाइथागोरस कहते हैं कि भाई एक ट्राइंगल बना जिसमें ये √2a है और ये क्या है, a है। तो ये क्या होगा पूरा, मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है, और ये क्या है, d है। तो मैं कह दूंगा कि इन ट्राइंगल ABC, ठीक है बेटा, AC इज इक्वल टू क्या हो गया, √2a हो गया। इन ट्राइंगल कौन सा हो गया बेटा, ACD। ACD में अगर बात करेंगे तो AD इज इक्वल टू क्या आएगा, √3a हो जाएगा। यानी कि मतलब ये जो 2D है ना, ये √3a के बराबर हो जाएगा, राइट। अब मैं कुछ चाह रहा हूं, इसको इस तरीके से लिखना, या आप ऐसे लिख दो, इसको आगे लिख दो, बिल्कुल। ये क्या हो गया, √3a, या देखो 2D इज इक्वल टू भी क्या आया, √3a आया, इज इक्वल टू भी 2r आया, ओके। चलिए, इन सभी को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, सबको 2 से डिवाइड करूं, तो क्या मिलेगा, d/2 इज इक्वल, सॉरी d होगा सिंपली, है ना, d इज इक्वल टू भी √3a/2 इज इक्वल टू भी वाट, r मिलेगा, है ना। बोलो भाई, मिल जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम लोग, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं डाउट है आप लोगों ने। ये 4r है, ये 4r है ना, अब सही होगा बेटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d/2 इज इक्वल टू भी √3a/4 इज इक्वल टू भी r। ये इनका रिलेशन हो गया, ठीक है। अगर इनका रिलेशन ये है तो इनका पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाल लीजिए, ठीक है। क्या निकालेंगे, इनका पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, तो आपको z चाहिए, z कितना है, 2 है। और एक पार्टिकल का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3πr³, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। और इसका पूरा एरिया a³ है ना, a का मतलब क्या हो गया, 4r/√3a का होल क्यूब हो गया, इनटू क्या मिला, 100 मिला ना। सॉल्व कर लो इसको, तो क्या मिलेगा भाई, तो यहां से मिलेगा, दैट इज r³ से, और a की वैल्यू, सॉरी, जो आपके पास अंडर a, आपके पास a³ होता है, a को लिख सकते हैं क्या, 4r/√3। क्या लिखेंगे बेटा, √3, a नहीं होगा यहाँ पर, है ना, 4r/√3 का होल क्यूब। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8/3πr
आर क्यूब इंटू ये उल्टा हो जाएगा पूरा का पूरा। अंडर रूट थ्री का क्यूब क्या होता है बेटा? 3√3। अरे बोलो, 3√3 डिवाइड बाई ये क्या होगा? 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 है ना, 64 आर क्यूब इंटू 100। इनमें से क्या क्या कटेगा? तो आप देखेंगे सर कि जो कटने वाला है ये 8 से तो 64 कट जाएगा और 3 से 3 कट गया ना, सॉरी, इस 3 से आर क्यूब से आर क्यूब गया, क्यों? तो बचा क्या? ऊपर ऊपर बचा है 3√3 और पाई बचा है। नीचे क्या बचा बेटा? यहाँ बचा है 8, है ना, बस। और इंटू क्या हुआ है? 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो मिलेगा कितना? 68% हो जाएगा आपका। यानी अगर 100% इसका पूरा 100 मीटर स्क्वायर एरिया है तो केवल 68% एरिया में ही क्या है? पार्टिकल है, बाकी सब कुछ क्या है? खाली है ना। और देखिए क्या है, अगर मुझसे किसी ने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा तो मैं क्या बोलूँगा कि बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल बीचों बीच में है ना, ये हर एक कॉर्नर से टच कर रहा है। तो कितने कॉर्नर हैं? 8 हैं। इस नाते क्या बनेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 8 बनेगा। अरे बोलो भाई, क्लियर है इतना? ठीक बात, ठीक है। जब बीसीसी हो गया तो हम बात करते हैं तीसरे की, यानी कि एफसीसी की बात करते हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की बात करते हैं। ठीक है, एफसीसी बोलेंगे हम इसको, ठीक है ना, एफसीसी। इस एफसीसी में पार्टिकल कहाँ कहाँ होते हैं? यानी कॉर्नर पर तो होते ही हैं, तो 8 इंटू 1/8 तो ऐसे भी हो गया ये, प्लस फेस के सेंटर पर होते हैं तो 6 इंटू 1/2 हो गया, इज इक्वल टू भी 4 हो गया, है ना। इसका एग्जाम्पल अगर आपको ढूंढना है बेटा तो इसके एग्जाम्पल में मिलेंगे कौन? गोल्ड आपका होता है, प्लेटिनम आपका होता है, ठीक है, NaCl होता है। ये सब क्या है बेटा? इसके एग्जाम्पल्स हैं, एफसीसी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए, अगर हम इसके पार्टिकल्स को बनाते हैं, यहाँ से यूनिट सेल को बनाते हैं, जनरेट करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल को, इसके कुछ इस तरीके से बनेगा ये। देखो भाई, आपको ये तो मालूम होगा कि सर ये तो ए होगा, फिक्स है ना बेटा, ए भी ए होगा, ए भी ए, क्योंकि क्यूब है। अब की बार पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल फेस सेंटर के पार्टिकल को टच करता है, कॉर्नर वाला, ठीक है। तो अब की बार अगर कॉर्नर पे आपने एक पार्टिकल बनाया तो उसके पहले आपको फेस में पार्टिकल बनाना चाहिए। कहाँ पर? फेसेस में पार्टिकल बनाना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक पार्टिकल आपको बनाना पड़ेगा जो फेस पर होगा, ऐसा कुछ। ये पार्टिकल टच करेगा किसको? जो इस कॉर्नर का पार्टिकल होगा उसको, और ये पार्टिकल टच करेगा इस वाले कॉर्नर के पार्टिकल्स को भी। यानी आपकी बार कहानी थोड़ी सी आसान लगेगी आपको, ठीक है। देखो, यहाँ से एक आर तो ये हो गया बेटा, है ना, दूसरा आर यहाँ से मिलेगा, 2 आर हो गए, तीसरा आर इस साइड होगा, अरे बोलो, चौथा आर ये हो गया, तो कितने आर हो गए? 4 आर हो गए। और अगर ये ए है तो फेस डायगोनल कितना होता है? तो इसको अलग से समझा देता हूँ आपको, फेस डायगोनल एक छोटा सा बना करके, ठीक है, ऐसा। फेस डायगोनल कितना होता है? बॉडी डायगोनल तो √3 ये हो गया, कंफर्म हो गया ये।
तो इसमें तो और सिंपल मैथमेटिक्स लगेगी, पाइथागोरस बाबा को बुलाना पड़ेगा, है ना। पाइथागोरस क्या कहते हैं, अगर ये ए है और ये भी ए है तो कितना, √2 ये होगा बेटा। हेलो। तो यह देखो यहां से लेकर के यहां तक का डी है और ये भी डी है, तो 2D है यहाँ पे, है ना। क्या बेटा, 2D किसके बराबर हो गया, √2a के, और ये कितना आर हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, यहीं से अगर हम चाहें तो हम कर क्या सकते हैं बेटा, इस सबको अगर d से डिवाइड कर ले या 4 से डिवाइड कर ले तो d/2 हो जाएगा ये, और ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा ए बनेगा यहाँ पे। 4 को लिख सकते हैं ना 2 × 2, और 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो बनेगा क्या, 2√2 = PR। अरे बोलो, क्लियर है बेटा। है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखेंगे हम लोग, तो देखो इस पार्टिकल को इस फेस पर, एक पार्टिकल इस फेस सेंटर पे है, तो छत पे क्या होते हैं, 4 फेसेस होते हैं बेटा। छत पे कितने फेस होते हैं, 4। क्यों, एक तो ये वाली छत है ही ना, एक इसके बगल वाली छत होगी, एक इसके पीछे वाली छत होगी, एक इसके पीछे वाली, तो छत पे हो गए 4 पार्टिकल्स। ऐसे इस दीवार पे भी 4 पार्टिकल होंगे, क्योंकि 4, एक इसके ऊपर, ऐसे एक पीछे वाली दीवार पे, तो टोटल होते हैं 12। क्या बनते हैं, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। अब देखिए डिटेल देखना होगा तो इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, हालांकि ये आपके सिलेबस में इस बार मेंशन नहीं किया है। देखो जेड कितना आया है, 4 आया है, एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 πr³ हो गया, डिवाइड बाई a³, है ना, इंटू 100 हो गया। ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ए की जगह पे लिख सकता हूँ 2√2r। अरे बोलो बेटा, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ हो गया कितना, ये हो गया हमारा 4 × 4/3 πr³ हो गया। नीचे क्या हो गया बेटा, इस पूरे का क्यूब यानी 2√2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब तो 8 हो गया, है ना, और √2 का क्यूब भी 2√2 हो जाता है। क्यों बेटा, r³ हो गया इंटू 100 हो गया। इसी को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो गया कितना, 4 × 4 पाई हो गया, r³ हो गया, डिवाइड बाई 3 हो गया। ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो 1/8 × 2√2, है ना, इंटू r³ इंटू 100। r³ से गया r³ ना, 8 से ये 4 चला गया, मतलब 2 बार आ गया, और फिर ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है केवल पाई, है ना। देखो जरा एक बार, क्या बचा है, पाई इंटू 100। नीचे क्या बचा बेटा, 3√2, 3√2, तो हो गया कितना, 314, डिवाइड बाई हो गया 3 × 1.414, है ना, तो अप्रॉक्स आता है 74%। कितना, 74%। तो FCC का जो पैकिंग फ्रैक्शंस आता है वो 74% आता है प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक का, देख लो एक बार सभी लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर में अलग से अभी बता दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, आप जो बोलोगे सब बता दूंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया भैया, क्लियर है। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग से दूसरे पेज पे बता देता हूँ, जिससे हाँ, देखो उधर ये है आपके पास, ठीक है ना। ये दिख रहा है बेटा, हेलो।
क्लियर है ना, ये इमेज आपको दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं। टॉप लेयर पे एक मुझे पहुंचाना है। यह हो गया, मिरर बना दो इसका। ठीक, भाई फ्लिप हो गया। चलो, मैं इन दोनों को जोड़ना चाह रहा था बेटा, बस मेरा इतना था। इन दोनों जोड़ गए क्या? अरे बोलो भाई, जुड़ गए ना? हेलो, एसएमएस के ऊपर भी एक जोड़ सकता हूँ अगर आप लोग को हो तो। परफेक्टली जुड़ गए। हेलो, अब मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ जिससे आइडेंटिफाई हो पाए ना, मैच ना हो बिल्कुल आपस में। सॉरी, कलर मैच नहीं कर पाए। देखो जरा एक बार, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा। हेलो, ठीक है भैया। देखो, अब मैं एक पार्टिकल को पकड़ रहा हूँ, इस वाले पार्टिकल को पकड़ रहा हूँ बेटा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। तो जो पीछे वाली दीवार वो पूरी तैयार हो चुकी है ना, पीछे वाली दीवार, पीछे वाली दीवार ही तैयार हुई है, सारी दीवार तो तैयार नहीं हुई है। तो पीछे वाली दीवार को अगर हम देखें तो एक पार्टिकल इस वाले में आएगा, यहाँ पे स्पेस सेंटर पे, एक स्पेस सेंटर पे, बोलो। एक इस वाले कमरे में जाएगा और एक इस वाले, ये देखो कितने हो गए पीछे वाली दीवार पे? 4 हुए। हेलो, पीछे वाली दीवार पे 4 दिख गए आपको, वेरी गुड। अब आ जाओ छत पे बेटा, छत पे मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ। एक तो ये वाला छत है बगल का, एक इसके जस्ट बगल का है कि नहीं है, बताओ जरा। 2 हो गए। ऐसे इसके इस वाले घर के पीछे भी तो घर होगा, तो यहां पर भी छत होगा, क्यों? ऐसे यहां पर भी एक छत होगा जो अभी बना नहीं है। तो 4 छत पे हो गए और 4 पीछे वाली दीवार पे हो गए। ऐसे ही बेटा ये वाली जो दीवार है, जो जो ये वाली दीवार, साइड वाली दीवार है, इसमें ये वाला सेंटर हो गया ना यहाँ पे, क्यों? एक तो ये हो गया, एक ऐसे इस वाली दीवार के सेंटर पे यहां पर होगा। सिमिलरली अगर पीछे भी दीवार बनती, एक आगे बनता घर, तो यहां पर ऐसे हो जाता बेटा। समझ में आ रही बात? तो कितने हो जाएंगे टोटल? फेस सेंटर हमेशा 12 होते हैं एक कॉर्नर से। एक कॉर्नर से हमेशा कितने सेंटर जुड़े होते हैं फेसेस के? 12। ठीक है बेटा? तो कॉर्नर पे अगर कोई चीज है तो वो 12 फेस सेंटर से जुड़ा होता है, 12 फेस सेंटर से जुड़ा होता है ना, से ज्वाइन होता है। ठीक है? और इसी नाते इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जब फेस के अलॉन्ग होगा बेटा तो हो जाएगा 12। फेस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा? 12, है ना? ऐसा आप क्या देख सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई ऐसी बिल्डिंग है, ठीक है, जो 3 मंजिला बिल्डिंग हो, है ना, और चारों ओर रूम बने हो, तो आप आराम से फील कर पाएंगे इसको। ठीक है? अब इसमें क्या है, अगर एक और बनता ना, इधर इधर पैकिंग होती है तो आपको और बढ़िया दिख जाता, लेकिन उसको दिखाते ही ये गायब सा होने लग जाता है। इस नाते मैंने उसको नहीं बनाया है। हाँ जी, किसी को भी मान लो आप, चलो किसी को मान लो, मैं बीसीसी अलग से बता दूं बिना सेंट्रल आइटम को माने? मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, किसी को भी मानो, एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देखो, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा।
होता था कि बीसीसी में मैं या किसी में भी मैं उस पार्टिकल को पकड़ता हूं जो मेरी इमेज में ज्यादा लोगों से दिख रहा है। लेकिन होता क्या, बीसीसी में हर कॉर्नर बॉडी सेंटर है, ओके, अगर उसको पूरा बनाया जाए तो। हेलो, देखो इमेजिन करा देता हूँ, इमेजिन कराऊं, लो करा देता हूँ भाई। मैं तो 5-5 कोऑर्डिनेशन नंबर निकलवाता हूँ बच्चों को, 5-5 6-6। लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, इस नाते मैंने आपको टच नहीं कराया, है ना, क्योंकि आपका टाइम जाया जाएगा, क्या फ़ायदा आपको। देखो भैया, ये हो गया एक आपके पास, ठीक है। अब इसी पे हम क्या करते हैं, फ्लिप कर देते हैं, मिरर लगा देते हैं इसमें, ठीक है। एक पार्टिकल इसके ऊपर रखना है मुझे, रख दिया बिल्कुल। अब मैंने पार्टिकल का कलर चेंज कर दिया इसका, ठीक है बेटा। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा ये। चारों घर बन जाएंगे। अलग कलर से होता तो थोड़ा विजिबिलिटी ज़्यादा होती, बस, और कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। हाँ, अब चूंकि सॉलिड क्या है, बहुत टाइम टेकिंग चैप्टर होता है जब इसको हम समझते हैं। अब उसके उतना टाइम मिलता नहीं आप लोगों का, बहुत 2-3 महीने का कोर्स होता है बेटा, है ना। कम से कम 15 लेक्चर या 16 लेक्चर लगता है तो ज़्यादा समझ में आता है। इतना समझ में आ गया? हेलो, ठीक है। अब आपने कहा कि सर आपने मुझे बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल को समझा दिया कि ये वाला जो पार्टिकल है, मैं एक पहले रूम ले लेता हूँ। ये रूम ले लिया मैंने बेटा, है ना। तो इस रूम में ये पार्टिकल मेरा जो था, ध्यान से देखिएगा, इस वाले कॉर्नर से सराउंडेड था, इस वाले उतनी दूरी पर ये भी था, उतनी दूरी पर ये भी था, उतनी दूरी पर ये भी था, उतनी दूरी पर ये वाला भी था, उतनी वाली दूरी पर ये भी था। क्यों बेटा? यही तो बात हुई कि 8 पार्टिकल कैसे हो, 8 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हुए, बोलो। लेकिन मैं कहता हूं कि आप बॉडी सेंटर मत लो बेटा, ठीक है। आप कोई कॉर्नर ले लो। मान लीजिए आपने इस कॉर्नर को ले लिया, किसको ले लिया, इस वाले कॉर्नर को ले लिया आप, बोलो। तो ये कॉर्नर भी 8 पार्टिकल से गिरा है बेटा, देखो कैसे। ये कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर इस वाले क्यूब का पार्ट है कि नहीं है, तो इस क्यूब वाले, देखो जरा, इस क्यूब के सेंटर से जुड़ा होगा। ऐसे इस वाले क्यूब के सेंटर से जुड़ा होगा ऊपर वाले, वैसे इस वाला, ये वाले क्यूब के सेंटर से, इस क्यूब के सेंटर में इधर आएगा, बोलो, आएगा ना। इसके पीछे वाले क्यूब के सेंटर से भी जुड़ा होगा, इसके पीछे वाले क्यूब के सेंटर से जुड़ा होगा, और इस क्यूब का भी भाग होगा कि नहीं होगा बेटा, अरे बोलो। ठीक है, जैसे ये वाला क्यूब है ना बेटा, वैसे इसके आगे भी तो क्यूब आएगा एक। जैसे ये क्यूब है, इसके आगे भी क्यूब आएगा, आप कह सकते हैं, बोलो। तो 8 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो एक्चुअली में हर एक जो कॉर्नर है ना, जब बड़े लेवल पे देखोगे तो क्यूब का सेंटर बन जाएगा, ठीक है। हेलो, जैसे मैं बताऊं, जब आप सीजियम क्लोराइड लेते हो बेटा, क्या लेते हो, सीजियम क्लोराइड। देखो ये सीजियम है, इसको समझा देता हूं। ये सीजियम है ना, प्लस है, और ये क्लोरीन है, माइनस है, ठीक है। तो हुआ क्या, सीजियम में ये पार्टिकल सारे कहाँ थे, कॉर्नर पे थे। कहाँ थे बेटा, समझिएगा इस बात को। सीजियम यहाँ पे था सारा, यहाँ सीजियम था, यहाँ सीजियम था, यहाँ सीजियम था, क्लियर है बेटा। यहाँ सीजियम था, यहाँ सीजियम था, यहाँ एक बेसिस सेट सीजियम का था। बेसिस सेट मतलब एटम होता, सिंपल सी बात। बेसिस सेट की कहानी भी मैंने आपको बहुत स्मॉल में बता दी थी, ठीक है बेटा। और क्लोरीन भी सारे कॉर्नर पे होंगे, लेकिन ये दोनों जब पेंट्रेट होते हैं ना आपस में, ये दोनों यूनिट सेल क्या हो जाते हैं, आपस में पेंट्रेट हो जाते हैं, तो इनसे एक यूनिट सेल बनता है। देखो ये ऐसे घुसता है ना कि इसका कॉर्नर बीच में आ जाए, यानी ये ऐसे घुस जाता है इसमें कि इसका कॉर्नर बीच में आ जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन जाता है बेटा। ये जो सीजियम होता है, घुस के यहाँ पे एक कॉर्नर इसका दिखता है जो उसमें सीजियम है, बाकी में क्लोरीन दिखता है, ठीक है। और इस नाते लुक्स लाइक क्या होता है बेटा, बीसीसी। कैसा होता है, ऐसे लुक्स दिखता है जैसे कि ये क्या हो, बीसीसी, लेकिन होता क्या ये, एससीसी, क्योंकि इसकी जेड की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, और 1 आएगी तो क्या बन जाएगा, एससीसी।
समझ में आ गया क्या? हेलो, ठीक है। चलिए भाई, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद मेरा एक लेक्चर और है बेटा, ठीक है। चलिए, समझ में तो आया होगा आप लोगों को? ठीक है बेटा जी, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट।